ओके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा मजीद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा पिछला रिव्यू हो जाएगा आप लोगों का। इसको हम लोगों ने देखा था, लास्ट कोडिंग की एग्जांपल्स वगैरह भी की थी, लेकिन स्टैटिकल वाइज जो है इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम इसे डाटा एनालिसिस के लिए यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कोई बता सकता है? आप में से कोई? अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब द लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट हम ये देखना होता है कि आउटकम। डाटा कितना यानी कि अलाउ में है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, ऐसी चीजें उसकी होती अक्रेंस हैं। कितनी है, परसेंटेज काइंड ऑफ, आप उसे कह सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 की तरफ होती है। हम अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हम बता सकते हैं कि इतने परसेंट इसके चांसेस हैं कि ये डाटा इस तरह अकर होगा। ठीक है। तो किसी भी इवेंट के अगेंस्ट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मैजिकल रिसर्च दैट अंडरस्टैंड द प्रेडिक्ट लाइवलीहुड ऑफ अ डिफरेंट इवेंट, दे आर एसेंशियल इन डाटा साइंस एज अवर क्रिस्टल बॉल। मतलब हम लोग कोई भी प्रिडिक्शन जब हम करने की तरफ जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा गो टू टूल होता है जो हम सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। अब इसकी डाटा साइंस में हमें कहाँ कहाँ और किस तरह ज़रूरत होती है, ये हम देखते हैं। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल जो इसकी सबसे कह लें कि सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम जिसमें हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो होता है किसी भी चीज़ की प्राइसिंग, या किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स अगर हम मालूम करना चाहें किसी सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, के हम देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट इस जो है गर्मियों के सेल्स के ऊपर हम लोग नेक्स्ट समर का जो है वो सेल्स रिकॉर्ड वगैरह सेट कर सके। फोरकास्टिंग के लिए जो है वो इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिक डिसीजंस होते हैं लेकिन वो हमारे पिछले आउटकम के बेस के ऊपर होता है, यानी हम लोगों को किस तरीके से अ, हमें पिछला रिजल्ट मिला हुआ है। तो मोस्टली जो सेल्स वगैरह लगती हैं वो कह सकते हैं कि इसी को देखते हुए लगती हैं कि किस सीजन में ज्यादा जो है हम लोगों को सेल लगानी चाहिए, किस तरह का माल हमारा सेल्स में ज्यादा बिक जाएगा एंड ऑल दैट। तो वो इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो हमारे एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अम, इसमें हम लोग एक और चीज जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज करें, मतलब जहाँ पे ज्यादा आपको एग्जांपल्स मिलेंगी वो होता है हाउस प्राइसिंग के ऊपर। हाउस प्राइसिंग में हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि इस तरीके के हमारे पास अकरेंस हुआ है, इस तरह का रेट लगा है, तो अगर हमारे पास इसी तरह का कोई दूसरा हाउस आ रहा है तो हम उसकी प्रिडिक्शन इस पे कर सकते हैं। ठीक है। इससे हम इंफॉर्मेटिव डिसीजन तो लेते ही हैं, इससे हम लोग रैंडमनेस को भी केटर कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो डाटा है वो एक्यूरेट फॉर्म में जितना होगा उतनी अच्छी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी जो है वो आएगी। इसकी ये टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्क्रीट में मैं आपको बता चुकी हूँ जो होल नंबर होता है, जैसा कि कितने पर्सन एक सर्टेन टाइम के अंदर ईआर में एंटर हुए, या फिर हम कह दें कि इतने कस्टमर्स जो हैं वो समर सेल में संडे के दिन जो है वो अराइव हो रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से स्टॉक रखना है। तो इस टाइप का जो डाटा होगा वो डिस्क्रीट में आएगा। कंटिन्यूअस में आएगा, हाउस प्राइसिंग आएगी। हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ जीन्स और वटेवर के बच्चे की हाइट किस तरह की होगी, कितनी होगी, या जो प्लेयर्स हैं अगर उनकी हाइट ज्यादा है तो उनका वेट कितना हो सकता है, होना चाहिए। इस टाइप के डिसीजन जिसमें हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आती है या कंटिन्यूस में वैल्यू आती है, उसको हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कैटर करते हैं, और जो हमारे पास होल नंबर के थ्रू आएगा उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैटर करेंगे।
अब अगर हमारे पास डिस्क्रीट प्रॉब्लम है तो हम उसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये दोनों हमारे पास, अगर कंटिन्यूस फिगर को हम केटर कर रहे हैं तो इन दोनों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है, जिसे मैंने कहा था होल नंबर, उसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स नॉर्मली स्टैट्स में पढ़ी जाती हैं वो है रोलिंग डाइस का, फ्लिपिंग कॉइन का, कि हेड्स कितनी दफा आए हैं, टोज कितने, हेड एंड टेल्स कितनी दफा आए हैं, टॉस करने में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग डिस्क्रीट में कर सकते हैं। इसके अलावा ये सी की एग्जांपल आगे से कोट हुई हुई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ सिक्स डाइस इज अ डिस्क्रीट बिकॉज यू कैन ओनली गेट होल नंबर फ्रॉम 1 to 6। आप ये नहीं कर सकते 5 पॉइंट जो है वो 6 आया, 7 आया, 8 आया, तो इस तरह से नहीं कर सकते। हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ अकरेंस हो रही है। रोलिंग डाइस के अलावा हमारे पास जो एग्जांपल होती है वो फ्लिपिंग कॉइन की भी इसमें हम कर सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये नहीं हो सकता कि वो 1.5 पे जो है वो 0.5 पे अकर हो जाए। उसके बाद दूसरी हमारे पास डिस्क्रीट एग्जांपल में डिस्ट्रीब्यूशन में जो आ रहा है, ये इसकी टाइप है बर्नूल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सक्सेस और फेलियर, यानी इसके आउटकम जो है वो बाइनरी होता है, या तो सक्सेस है या फेलियर है। इसमें हम लोग कोई नंबर वगैरह नहीं, फ्लिपिंग कॉइन जो है वो दो पॉसिबिलिटीज में आ रहा है। हार्ट फेलियर के अगेंस्ट आपने कोई रिजल्ट को करना है कि इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस हैं या नहीं है, तो यस और नो में जो भी आंसर होंगे वो इस डिस्ट्रीब्यूशन में केटर किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके डिजायर डिनोटेड बाय पी, इट रिप्रेजेंट द लाइकलीहुड ऑफ द डिजायर्ड आउटकम सक्सेस। ठीक है, पी को हम सक्सेस के तौर पे लेते हैं और क्यू को हम लोग जो है वो फेलियर के लेंगे। लेकिन क्यू क्या है, -1, 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू, जो कि हम लोग फेलियर के उसमें करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, फिलिप कॉइन फ्लिप जो है, इफ सक्सेस गेटिंग हेड्स एंड द कॉइन इज फेयर देन द प्रोबेबिलिटी इज 0.5, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है कि हेड आएगा एक ट्रायल के अंदर, क्योंकि या तो यस होगा या नो होगा। इसी तरह पास और फेल में भी हमारे पास सेम चीज आ रही होती है। अब अगर हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखें, ये इसका जो है वो मैं करके दिखा देती हूँ। इसमें हम लोग यही वाला जो है इंपोर्ट करेंगे साइपाई स्टैट के थ्रू बर्नौली का, और उसके बाद हम लोगों ने फिर कॉइन की एग्जांपल लिया, हमने प्रोबेबिलिटी 0.5 रखी है, क्योंकि हमें पता है या तो यस होगा या नो में आंसर आएगा। हम लोगों ने रैंडम चॉइसेस के ये डाटा हम लोग जनरेट करवा रहे हैं। इसमें वैसे कोई किसी को साइज नहीं है, 1000 सैंपल्स हैं और चॉइसेस हमारे पास 0, 1 है कि इसको हम लोगों ने इस तरीके से करना है, और साथ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी दे दी है कि भाई या तो ये -1 करके दो या फिर 0 कर दो। उसके बाद हम लोगों ने इसका हिस्टोग्राम बनवाया है, इस डाटा के ऊपर हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनवाया है। और अगर हम इसमें पीएमएफ अप्लाई करते हैं तो इसका जो लाइन है वो उसके थ्रू बनेगी। अब ये देखें, ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास जो है डाटा इस तरीके से आ रहा है। बहुत लाइट प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हम लोगों ने इक्वली फेयर किया हुआ है, तो हमारे पास जो सैंपल है डाटा का वो इसी तरीके से बन रहा है। ये यस में आ रहा है, ये नो में हमारे पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है। इसमें कोई खास आपको यहाँ पे नहीं पता चल सकता कि क्या, ठीक है, इसमें यहाँ तक आपको कोई कोड में कोई चीज जो समझने वाली हो तो वो बता दें। हाँ जी, बर्नौली। हम लोगों ने नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने कोई हाँ, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें अगर यस और नो का आंसर आ रहा है तो हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे वो लगाएंगे पीएम। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी भी हमारे पास ऐसे ही होती है। नंबर ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल ईच विद द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। आउटकम इसमें होता है ईच ट्रायल रिजल्ट इज अ बाइनरी आउटकम, यस और नो में फेलियर, और सक्सेस में हम लोग इसे कंसीडर करेंगे। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि एक खास की नंबर की दफा कांस्टेंट नंबर को हम लोगों ने डिटरमिन करना है कि हम लोगों ने इतनी दफा ये ट्रायल जो है वो रन करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। इंडिपेंडेंट ट्रायल यानी कि उसमें किसी चीज का बाहर से अमल दखल ना हो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ट्रायल होगा हमारे पास। यूज केसेस क्या है कि काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स इन अ सीरीज ऑफ कॉइन फ्लिपिंग। हमारे पास समझ लें कि कॉइन फ्लिपिंग के लिए हम कह सकते हैं कि हमने इसे 100 दफा कॉइन को फ्लिप करना है और हमने उस 100 दफा में देखना है कि हेड्स कितनी दफा आया, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो एग्जाम पास के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी पासिंग एन एग्जाम इन अ सर्टेन सक्सेस रेट। किसी खास सक्सेस रेट में हम लोगों को पास या फेल कितना मिल रहा है, ये वाली इसकी एग्जाम्पल में आ सकता है। अब बाइनोमियल को अगर हम देखें तो बाइनोमियल में हम लोगों ने बाइनोम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल हम लोगों ने लगा दिया कि 5 ट्रायल्स भाई इसमें हम लोगों ने रखने हैं, और हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल दिया। अब 5 ट्रायल के अंदर हम लोगों ने रैंडम जो है वो साइज 1000 का जनरेट करवाया, और हम प्लॉट जो है वो करवा रहे हैं हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम देखेंगे, पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। इसमें जो हम लोगों ने ये वी लाइन लगाई है, ये हर एक की प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि इसमें कितनी आई है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी। तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 2 और 3 पे आ रही है। ठीक है, ये रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे हैं, ये एवरेज जनरेट करवा रहे हैं यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे हम लोग प्लॉट के अंदर जो है वो लाइंस जो हैं हिस्टोग्राम में वो दिखा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां पे मैंने एग्जांपल में आपको दो दिखाई थी, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से इसको रिव्यू कर सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल द नंबर ऑफ इवेंट अकर विद इन अ फिक्स टाइम। पहले हम लोगों ने जो बाइनोमियल में था उसमें हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल्स देख रहे थे कि कितनी दफा एक चीज अकर हो रही है। पॉइजनस में हम लोग एक टाइम के अंदर देखेंगे। जैसे फ्लिपिंग कॉइन की अगर हम एग्जांपल दें तो हम कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर तुमने इतने जो मतलब 5 मिनट में आपने फ्लिप कॉइन करने जितने मर्जी करें, उसमें हेड की जो है अकरेंस कितनी आएगी। इस तरह की जो एग्जाम्पल होगी वो हम लोग पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएंगे, जिसमें हम लोगों ने टाइम फ्रेम बता दिया कि इस टाइम के अंदर अंदर जो चीज अकर हो रही है उसको हम लोगों ने केटर करना है। दो चीजें इसमें कंसीडर करनी है, एक टाइम फ्रेम हमने कंसीडर करना है, एक हम लोगों ने देखना है कि इसका जो आउटकम है वो डिस्क्रीट हो, फुल हो, उसमें डेसिमल में कोई चीज ना आ रही हो। इस टाइप की जो भी अगर हम लोगों ने प्रिडिक्शन या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है तो उसके लिए हम लोग पॉइजनस यूज करेंगे। इट काउंट द नंबर ऑफ इवेंट रदर देन द बाइनरी आउटकम। ठीक है, ये नंबर ऑफ इवेंट को काउंट करेगा, बाइनरी आउटकम अगर नहीं है तो हम इसे पॉइजनस पे डाल सकते हैं। कांस्टेंट रेट होगा इवेंट अगर एट अ रेगुलर एवरेज रेट थ्रू आउट द इंटरवल। ठीक है, और इंडिपेंडेंस इसमें क्या है, द अकरेंस ऑफ द इवेंट विद बी ईच इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यूज केसेस क्या है, नंबर ऑफ कॉल अराइव इन अ सर्टन इन एन आवर। ठीक है, एक्सीडेंट इन अ डे, काउंटिंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ पर्टिकुलर इंटरसेक्शन डेली, जो है वो इस इंटरसेक्शन के अंदर कितने एक्सीडेंट होते हैं। इस टाइप के जो अगर हमारे पास एग्जांपल होंगे तो उसको हम लोग पॉइजनस से यूटिलाइज करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास इसके कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉइजनस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी पॉइजन यूज किया है। लेमडा में हम लोग इवेंट का इंटरवल बता रहे हैं कि इतने इंटरवल पे हम लोगों ने अकर करवाना है, और यहाँ पे हम लोग एक रैंडम डाटा जनरेट करवा रहे हैं। प्लॉट हिस्टोग्राम करवा रहे हैं सिंपल, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने उसका पीएमएफ जो है वो, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, ये हम लोगों ने इसका हर अकरेंस के ऊपर लगवाया।
की डिफरेंस क्या है इनमें? जो हमारे पास पहला था बर्नौली जो है वो वन कॉइन फ्लिप, ठीक है, जस्ट टू आउटकम, एक दफा कॉइन फ्लिप किया उसके दो आउटकम्स आए हैं। बाइनोमियल में क्या है, मल्टीपल दफा हम लोगों ने कॉइन फ्लिप किया है और फिर हम लोगों ने उसमें से काउंट किया है कि हेड कितनी दफा आया है, अ, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ फ्लिप्स के अंदर। और फिर पॉइजन जो है उसमें क्या होता है कि एक टाइम कंस्ट्रेंट हम लगा देते हैं कि इस टाइम कंस्ट्रेंट में हम लोगों ने देखना है कि कितनी दफा एक चीज अकर हुई है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जब हम आते हैं, ये दूसरी है, एक हमारे पास थी डिस्क्रीट, अब हम दूसरी उस पे आ रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे से दिखा सकूं, ये वाली स्लाइड हम लोगों ने अभी ये वाला काम किया, ठीक है, अब हम इस वाले को ऑब्जर्व करेंगे। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द आउटकम दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज ऑफन इन्वॉल्व मेजरमेंट पिक्चर इन एज अ स्मूथ ब्रोकन अनब्रोकन कर्व। कोई भी चीज जो जिसे हम मेजरमेंट के उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या है, वेट एंड हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल इसमें आती है मोस्टली। जैसे कि यहाँ पे देखें पीपल, एक मिनट, यहाँ पे देखें मेजरिंग पीपल हाइट एंड वेट, रेंज हमारे पास जो है वो 5.5 से 6.2 है। और इसमें हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से इनका वो जो वेट है वो कहाँ पे आ रहा है, क्या उससे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज एग्जैक्टली 6 feet टॉलर इज टाइनी, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अराउंड 6 feet फाउंड अ चंक ऑफ आवर स्मूथ लॉन। अगर हम सिर्फ देखें कि 6 फीट वाला जो पर्सन है उसके कितनी होगी, तो उसका कर्व जो है वो हमारे पास अनइवन सा आएगा। लेकिन अगर हम अराउंड कर दें यानी कि एक उसकी रेंज में मेजर कर दें 5 to 6 के दरमियान में, तो उसका कर्व जो है वो हमारे पास स्मूथ आना शुरू हो जाएगा। इसकी मैं इसमें हमारे पास आती है डेंसिटी कर्व। A density curve is a graph of a continuous PD. It must satisfy the following property. ये चीजें अगर हमारे पास आएंगी तो हम कह सकते हैं ये डेंसिटी कर्व है। द टोटल नंबर ऑफ एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी 1। अब ये क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एवरी पॉइंट ऑफ अ कर्व मस्ट हैव अ वर्टिकल हाइट ऑफ 0 और ग्रेटर, दैट इज द कर्व कैन नॉट फॉल बिलो द एक्स एक्सिस। एक तो हम लोगों को अगर मैं आपको कर्व दिखाऊं, एक मिनट, ये देखें, ये अगर हमारे पास आ रहा है कर्व, ठीक है, ये हमारे पास पूरा कर्व है। इसमें ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास डाटा स्मूथ शो करवा रही है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस से नीचे जो है ना, सॉरी लेजर का गया, एक्स एक्सिस से नीचे कोई ये लाइन ना जाए, इसका मतलब है कि या तो ये 0 हो या इससे ऊपर कहीं पे हो। ये जो है ये इससे जो है नीचे हमारे पास ये लाइन ना आ रही हो तो हम इसे कंटिन्यूअस कर्व कहेंगे। अच्छा, और फिर हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है इस कर्व के अंदर का, अगर हम इस पूरे एरिया का मेजर करें तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अब वापस जाते हैं अपनी डेंसिटी कर्व की तरफ। ये हमारे पास दो पॉइंट्स क्लियर हुए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? अभी देख लेते हैं आगे, अभी आगे आ जाएगा। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी एंड करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं? बेल शेप कर्व होगा जो अभी हम लोगों ने देखा है। अगर तो वो बेल शेप कर्व है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस अकर होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म इज सिमेट्रिकल बेल शेप कर्व रिजेंबल लाइक अ फ्रेंडली हिल, मतलब जो ऊपर से कर्व वैसे आ रहा था ये वैसे होगा, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि क्या होता है। इसमें हमारे पास है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओके,
Due to the central limit theorem, it tells us the sum of the average area dependent, independent, identically to the random number trend to follow the normal curve, no matter the original distribution. उसके बाद मीन मीडियन मोड जो है वो हमारे पास ऑल सेम लाइन के अंदर अकर हो रहे होंगे. इट मेक्स इट द बैलेंस एंड प्रिडिक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हम अभी आगे देखते हैं डिटेल में कर्व के साथ ही. वैसे इसकी डेफिनेशन में बता देती हूँ. तो स्प्रेड दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज by is the standard deviation. A smaller standard deviation result is the narrower and taller curve. One make the curve wider and shorter. अच्छा जी, ये सारी चीजें हमें इस ग्राफ में पता चल रही हैं. अब इस ग्राफ में हो क्या रहा है कि ये जो हमारे पास नीचे है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, 1, 2 वगैरह. हम लोगों ने इसे कैलकुलेट भी किया था, मैंने आपको बताया भी था कि ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं. अच्छा जी, मीन मीडियन मोड, अगर हमारे पास ये परफेक्टली बेल शेप कर्व है तो मीन मीडियन मोड सारा एक होगा, तीनों की वैल्यू एक आएंगी. जो 1 है, -1 और 1 के दरमियान का जो एरिया है वो 68.26% जो है वो सारा हमारा डाटा इधर अकर हो रहा होगा. ठीक है. और अगर हम लोग इसको देखें तो -2 डेविएशन से 2 डेविएशन तक हमारे पास 95% डाटा जो है वो हम लोग कैटर कर रहे होंगे. ये सारा इसके अंदर आ रहा है. फिर हमारे पास 3 डेविएशन, -3 से 3 डेविएशन की तरफ आए तो 99.7% डाटा जो है वो हमारा इसके अंदर कवर हो जाएगा, वाइट कवर हो जाएगा. फिर हमारे पास जो बाकी रह जाता है वो इससे आगे वाला है, वो 1% से भी कम है. अगर हम इस पूरे को कंबाइन करें तो ये 100% डाटा आएगा, जिसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी डाटा है, जितना भी एरिया है, वो हमारे पास 1 कंसीडर होगा. यहाँ तक क्लियर हुआ? मुझे थोड़ा सा जैसे आपका मेरा सोर्स है आपका दूसरा स्टूडेंट, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन डाल देता हूँ. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वाला ग्राफ मैं पहले भी करवा चुकी हूँ. जी. अच्छा जी, अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि ये देखें, इसमें हमारे पास होता है कर्टिसोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 1 आ रही है, मतलब इसकी जो डिग्री है हमारी पास, पीकनेस जो है वो अगर 0 से कम है तो हमारे पास ये फ्लैट कर्व आएगा. ठीक है. और अगर हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 0 है तो बिल्कुल नॉर्मल कर्व आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे इसे. और अगर लेप्टिकोटिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0 से ऊपर होगा तो ये पीकी सा हमारे पास बनेगा. ठीक है. ये 3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाई डिग्री, लो डिग्री एंड नॉर्मल, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब ये वाली डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, ये सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में. यहाँ पे उसने कहा था कि जितनी इसकी हाइट होगी हमारे पास कर्व जितना लंबा होगा या नैरो होगा वो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से ढूंढ सकते हैं. तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी. आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है कुर्टोसिस जो है वो 0 से कम है या ज्यादा है, और 0 है तो ये नॉर्मल कर्व कंसीडर होगा. ये अब हम लोगों के पास स्क्रूनेस आ गई है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड हमारे पास एक होगा. अगर तो हमारे पास मोड हमेशा सेंटर पॉइंट होगा, इसका पीकी पॉइंट होगा. अगर तो मोड से ज्यादा है, मीडियन एंड मीन, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव स्क्रू है. ठीक है, राइट साइड की तरफ है. और अगर हमारे पास दोनों सेम है तो ये नॉर्मल कर्व है. और अगर हमारे पास मोड से कम है, मीन मीडियन, तो ये हमारे पास लेफ्ट स्क्रू है, यानी कि नेगेटिव स्क्रूनेस यहाँ पे अगर हो रही है लेफ्ट साइड पे. ठीक है. और ये जो है वो नेगेटिव स्क्रूड है. यहाँ पे ये आउटलायर्स मौजूद हैं. अगर हमारे पास स्क्रूनेस है इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे आउटलायर्स मौजूद है जिसे हम कैटर कर सकते हैं. अब एक और चीज हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखी थी जिसमें हम कह रहे थे जी स्कोर एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो वो हम इस ग्राफ से अभी देखते हैं. ये देखें, ये एक बेल शेप कर्व है. ठीक है. अगर तो ये 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन और जी कर्व बहुत तकरीबन एक ही तरह की चीज होती है. ये आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नजर आ रहा है, यहाँ पे जी स्कोर नजर आ रहा है.
जी स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखें तो दोनों की वैल्यूज जो हैं वो सेम आ रही हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रही इसकी वैल्यूज। ठीक है, और अगर आप जी स्कोर देखें तो ये जी स्कोर है, इसको टैली करें, इन दोनों की वैल्यूज आपको सेम नजर आएंगे। ठीक है, परसेंटाइल होता है कि डाटा कहाँ पे ज्यादा अकर हो रहा है, तो 50% डाटा आपका यहाँ पे बिल्कुल मिड पॉइंट में हो रहा है। यहाँ से हम लोग कम करना शुरू करते हैं, यहाँ पे 1% है, 5% है, 10% है, 20, 30, 40 या 50 यहाँ पे हुआ, और ये आगे आगे जाते हुए 9% हो गया। परसेंटेज और परसेंटाइल काइंड ऑफ अ सेम होता है, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बाद में शुरू हो रही होती है। हाँ, दोनों की तकरीबन वैल्यूज दोनों की सेम ही होगी, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज और परसेंटाइल एक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जी स्कोर यहाँ पे एक है। और अगर केसेस ऑफ पोर्शन हम देखें तो ये आपको कितने परसेंट कहाँ पे अकर हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा, अगर आप इस कर्व को जहन में सही तरह बिठा लें। अच्छा जी, ये रहा हमारे पास जी स्कोर। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्टोग्राम को हम किस तरीके से केटर कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास, यहाँ पे नॉर्म लगाएंगे, ये रहा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है जनरेट रैंडम सैंपल फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोगों ने ऑटोमेटिकली खुद ही से कोई रैंडम सैंपल जनरेट करवा दिया है, और हम लोगों ने इसको हिस्टोग्राम में यहाँ पे ग्रीन वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने हिस्टोग्राम में इसे पेंट करवाया है। उसके बाद हम लोगों ने इसका मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हुए लाइंस पे, ये जो पूरी लाइन आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही है वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करवाई है। इसको लाइन हम लोगों ने इसमें ये जो प्लॉट किया है इसमें से लिमिट के थ्रू हम लोगों ने लाइन जो है वो एस्टिमेट की है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने पीडीएफ लगाया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो उसके लिए होता है। पीडीएम जो है वो हम लोग दूसरों के लिए यूज करते हैं, दूसरे फंक्शन के लिए मास एमएफ होता है, पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने इस लाइन को कैलकुलेट करके फिर प्लॉट करवाया है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैटर करने के लिए इस तरह से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डाटा हो सकता है, डाटा हमारे पास कोई भी आएगा, बाकी का नीचे का प्रोसेस जो है वो हमारे पास सेम रहेगा। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह की टाइप्स थी हमारे पास, एक यूनिफॉर्म थी और एक नॉर्मल थी। नॉर्मल अभी हम लोगों ने देखी है, यूनिफॉर्म में हम देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी इन अ यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी प्रोबेबिलिटी उसमें रहेगी। इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, इट्स लाइकली टू फेयर गेम वेयर एवरी ऑप्शन इज इक्वली लाइकली। यानी कि कोई भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हर चीज के अकर होने की एक ही तरह की प्रोबेबिलिटी है, तो फिर हम इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। फ्लैट रेक्टेंगल शेप, इसका जो बल कर्व होगा वो फ्लैट होगा, रेक्टेंगल शेप होगी, इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं होगा, बेल शेप नहीं होगी इसमें। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास इस तरह की प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, कंटिन्यूस के यूज केसेस कहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। रैंडम सिलेक्शन, थिंक ऑफ पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डाइस। अगर हम लोग कोई भी कार्ड पिक करें तो उसके चांसेस सेम होते हैं 1/53। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें हम लोगों ने ये नहीं कहा होता कि भाई कोई एक कार्ड ज्यादा लाइकली है कि पिक हो जाए। ठीक है, अगर उसे अच्छी तरीके से शफल करें तो हम लोगों के पास सेम चीज आएगी। लॉटरीज होती हैं, नंबर ऑफ लॉटरी, उसके चांसेस ऐसे ही होते हैं कि कोई भी अकर हो सकता है, जरूरी नहीं है, किसी के ज्यादा हाई चांसेस नहीं होते। इसको मैयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म का फंक्शन होता है। अगर हमारे पास कोई इस तरह की एग्जांपल आ रही है तो हम ये वाला काम करेंगे, यूनिफॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे डाटा जनरेशन वाला सेम वही काम हो रहा है, प्लॉट करवा रहे हैं हम लोग जिस तरह हम नॉर्मली प्लॉट करवाते हैं। उसके बाद पीडीएफ असल में यहाँ पे काम हमारा होगा, मिनिमम मैक्सिमम हम लोगों ने लिया प्लॉट के अंदर से, प्लॉट लिमिट में से, और इसमें फिर हम लोगों ने एक लाइन स्पेस जो है ये वाली ड्रॉ करवा ली।
उसके बाद हम लोगों ने उससे जो